जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, बीजेपी का जो लोटस ऑपरेशन था फाइनली अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही पूरा होता है। हालांकि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये ना केवल महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के साथ साथ ऐसे और अन्य राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर ये लोटस ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि कुछ अहम पहलू हैं इस लोटस ऑपरेशन के, जिनमें से मैं कुछ पहलुओं को बस आपको गिनवा सकता हूं कि विपक्ष को मजबूत ही ना होने दें, या फिर विपक्ष के जो भी एमपी और एमएलएज हैं उनको हम अपनी तरफ से यहाँ पर शुमार कर लें, अपनी पार्टी में शुमार कर लें। कुछ इस तरीके की बीजेपी के एजेंडा होते हैं इस लोटस ऑपरेशन को लेकर। दोस्तों, अगर ये लोटस ऑपरेशन इसी तरीके से विपक्ष को और दूसरे पार्टीज के नेताओं को अपने बीजेपी में शामिल करता रहेगा तो विपक्ष मजबूत ही नहीं होगा। बहुत जरूरी है लोकतंत्र का जिंदा रहना। क्यों जरूरी होता है विपक्ष का मजबूत होना? क्योंकि विपक्ष ही है जो सरकार के नीतियों में त्रुटियां निकाल सकता है, और यदि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे जिंदा होगा? आइए हम देखते हैं यहाँ पर बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में क्या कहा था। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो इस स्पीच से आपको बहुत सारी चीजें दोस्त क्लियर हुई होंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विपक्ष के नेता के तौर पर जेनेवा गए थे, और पाकिस्तान में इस चीज पाकिस्तान वालों ने देखकर क्रिटिसाइज किया कि विपक्ष का नेता रूलिंग पार्टी की तरफ से कैसे आ सकता है। तब अटल बिहारी जी के शब्द जो स्पीच में आपने सुने। अब आप एक बात बताइए दोस्त, यदि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकार जो नीतियां बना रही है और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? तो बात सोचने की जरूर होती है दोस्त। अब हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली 2-3 दिन में हम एक नया ट्रेंड सुन रहे हैं कि बीजेपी और उसके साथ साथ वॉशिंग पाउडर भाजपा। ये बेसिकली है क्या? बीजेपी को वॉशिंग पाउडर के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? उसके पहले हमारे श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शब्द कहे थे कुछ टाइम पहले, जब 2019 का इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, और एनसीपी के लिए उनके कहे हुए शब्द जरा आप गौर से सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब आपने देखा है कि हमारे मोदी जी ने जिन घोटालों की बात की, लाइक सिंचाई घोटाला हो गया, ईडी के पास इंक्वायरी चल रही है, तो ये एनसीपी के कौन से नेता थे जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शरद पवार जी के जो भतीजे अजित पवार, जिनको हाल ही में डिप्टी सीएम बनाया गया है, और इनके 7-8 और ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने अभी बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं और एनसीपी के टूटने के। तो दोस्तों, इनको आप देख सकते हैं, ये हैं अजित पवार जी, ठीक है, जिनको हाल ही में अभी 2 तारीख को गुपचुप तरीके से सदन में शपथ दिलवा दी गई है, और इनके साथ ये हैं 8 नेता। मतलब टोटल देखा जाए तो 9 विधायक यहाँ पर रहे हैं जो कि एनसीपी से हटकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो एक बात सोचने की दोस्तों ये है कि जब इतने सारे विधायक
एनसीपी से हटकर बीजेपी में जा रहे थे, तो क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी के लिए इस बारे में पता नहीं था क्या? 2 मई का समय आपको याद होगा जब शरद पवार जी ने बोला था कि मैं एनसीपी की अध्यक्षता से इस्तीफा देने वाला हूं। साथ ही साथ उनकी जो बेटी रही हैं सुप्रिया सुले, वो भी उस समय काफी लाइमलाइट रही। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके भतीजे अजित कुमार जी यहाँ पर इतने सारे विधायकों को लेकर किसी दूसरी पार्टी में जाने सके। हो ऐसा भी सकता है दोस्त कि अजित पवार जी अपने नाती रोहित पवार के लिए अध्यक्षता के लिए तैयार कर रहे हो, या फिर आगे जाके सुप्रिया सुले जी ही यहाँ पर अध्यक्षता संभाले। खैर जो भी होगा मसला हमारे सामने जरूर निकल कर आएगा, बट उसके पहले हम बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की। तो वॉशिंग पाउडर में सबसे पहले दोस्त धुलाई होने वाली है अजित पवार जी की। तो यहाँ पर धुलाई का मतलब कोई दूसरी धुलाई से नहीं है दोस्त, यहाँ पे धुलाई का मतलब है इनके ऊपर लगे हुए दागों से। तो हमें ये देखना है कि ये जो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर है वो इनके ऊपर लगे हुए दागों को हटा पाएगा कि नहीं। सबसे पहले हम अजित पवार जी के कुछ सियासी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि इनकी सियासी ताकत क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले तो शरद पवार जी के भतीजे मतलब उनके बड़े भाई अनंत राव जी के बेटे हैं। 2019 से लेकर 2023 तक के समय में ये तीसरी बार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 2019 में भी जब बीजेपी की सरकार थी, जब हमारे यहाँ पर फडणवीस जी बने थे, तो 80 घंटे के लिए इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी जी की सरकार आई तो उस समय पर भी ये डिप्टी सीएम बने, और अब इनको तीसरी बार डिप्टी सीएम बनने का दोस्त यहाँ पर मौका मिल गया है। तो ये इनकी सियासी ताकत है। अब सियासी ताकतों के साथ साथ कुछ इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण हैं जिनको जानना भी दोस्त बहुत जरूरी है। एक नजर आप इन सियासी ताकत पर मार सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त हमारे शरद पवार के भतीजे अजित पवार जी के ऊपर ऐसे कौन कौन से आपराधिक प्रकरण हैं। आपके सामने दोस्त यहाँ पर लिस्ट है। आपराधिक मामलों में आप देख सकते हैं सन 2005 से लेकर 2010 के बीच में कोऑपरेटिव बैंक की जो नियम होते हैं उनमें अनियमितताओं बरतने के कारण इनके ऊपर EOW की जांच अभी भी चल रही है। तो आपने देखा इनके ऊपर एक यहाँ पर दाग लगा हुआ है किस चीज का, EOW की जांच, और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक में अनियमितताएं बताने का। लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए के आसपास का दोस्त ये घोटाला रहा है। तो एक घोटाले की बात तो ये रही। दूसरे इनके जो सबसे प्रमुख विधायक जो इनके साथ जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो है छगन सिंह भुजबल जी। अगर इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये शुरुआत में अपनी माँ के साथ सब्जी बेचा करते थे। धीरे धीरे कोई बात नहीं दोस्त, हर हमारा लोकतांत्रिक देश है, हर किसी के लिए विकास करने का अधिकार है। जब यहाँ पर एक साइकिल सुधारने वाला IAS बन सकता है तो सब्जी बेचने वाला मंत्री क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ठीक, ये अपनी मेहनत का काम है। पर दोस्त यहाँ मेहनत कुछ अलग तरीके से की गई थी छगन जी के द्वारा। आइए तो हम इनकी सियासी ताकतों की बात करते हैं दोस्तों। नासिक के येवला से ये विधायक रहे और 5 बार दोस्त यहाँ पर ये विधायक चुने जा चुके हैं। माली समुदाय से दोस्त निकल कर आते हैं और अजित पवार जी के पहले ये भी कुछ समय तक डिप्टी सीएम दोस्त रहे थे। तो ये तो इनकी सियासी ताकतें थी जिनके बारे में हमने बात किया। बात हमें किस चीज के ऊपर करनी है जो दाग लगा है, जिसको वॉशिंग पाउडर धो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहला दोस्त इनके ऊपर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं लगा है। 2006 से लेकर 2010 के बीच में लगभग 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट घोटाले का इनके ऊपर दोस्त यहाँ पर आरोप लगा है, और ये उसी समय के आरोप हैं जब बीजेपी यहाँ पर सरकार में नहीं थी। तो इतने सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। ठीक है, खुद अभी जमानत पर भी दोस्त यहाँ पे चल रहे हैं, जेल भी 2 साल की काट चुके हैं। तो ये है आपके छगन सिंह भुजबल जी। तीसरे नेता की बात करें तो हसन, इकलौते ऐसे मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेता हैं जो इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। काफी अच्छे व्यक्तित्व के नेता आपको मिलेंगे। इनकी कुछ सियासी ताकत से बात करें तो पश्चिमी जो महाराष्ट्र का हिस्सा है वहां से दोस्त ये चुनकर आते हैं। ठीक है, एनसीपी के काफी बड़े नेता रहे हैं। शुरुआती दौर पर बताया जाता है कि अजित पवार जी से भी काफी टच में थे। अब बात करते हैं इनके ऊपर आरोप क्या लगा है। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने शुगर मिल में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का घोटाला में किया। खुद अभी जमानत पर भी हैं। इनके बेटों के अग्रिम जमानतें अभी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रही हैं। तो इस तरीके से ये एनसीपी के शामिल हुए बीजेपी में तीसरे नंबर के नेता थे। तो दोस्त अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों यहाँ पर बीजेपी को वॉशिंग पाउडर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वॉशिंग पाउडर भाजपा। अगले नेता की बात करें दोस्तों वो है धनंजय मुंडे जी। हालांकि राजनीति में इनका सफर तो अभी अभी हाल ही में शुरू हुआ है, पर ये बीजेपी के एक नेता जिनका नाम था गोपीनाथ मुंडे, उनके भतीजे हैं। तो हालांकि देखा जाए तो पारिवारिक तौर पर तो काफी लंबे समय से इनके यहाँ पर राजनीति चल रही है, पर दोस्त ये अजित पवार के काफी करीबी भी माने जाते हैं और अभी पहली बार दोस्त यहाँ पर ये विधायक बने हैं। अगली नेता की बात करूं तो वो है अदिति तटकरे जी। हालांकि पहली बार ये भी विधायक चुनकर आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि
इनका कोई राजनीतिक परिवेश नहीं रहा है। इसके पहले इनके पिताजी, जिनका नाम था सुनील गडकरी जी, ये भी दोस्त एनसीपी के काफी बड़े नेता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर उद्धव ठाकरे सरकार जब थी उसकी बात करूं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जरूरी विभाग होते हैं, वो भी इनके पास थे। और अब शिंदे सरकार में भी दोस्त इनको मंत्री बनाया गया। हालांकि अभी इनके ऊपर ऐसा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं देखा गया है। नेक्स्ट अगर नेता की बात करूं तो वो है धर्मराव जी। धर्मराव जी एक आदिवासी समुदाय से निकलकर आते हैं, काफी बड़े नेता हैं और अभी तक अच्छी छवि के नेता दोस्त इनको माना जाता है। अगले नेता जो हैं दोस्त वो हैं आपके संजय बंसोड़े जी। हालांकि पहली बार ये विधायक चुनकर आए हैं, महाराष्ट्र के लातूर जिले से दोस्त विधायक बने हैं, पर ये पहली बार जरूर विधायक बने हैं, पर उसके पहले से दोस्त अजित पवार जी के काफी करीबी थे। तो ये थे हमारे ऐसे 8 विधायक जो अजित पवार जी के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें 3 के आपराधिक रिकॉर्ड भी मैंने आपको बताया। हमें देखना यह है कि जो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो क्या इन अपराधों को साफ करेगी या फिर इन अपराधों को साफ ना करते हुए इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। दोस्तों इन 8 शहरों के अलावा आपको एक शहर के बारे में जानना और जरूरी है, वो है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल का नाम इसलिए दोस्त आगे आ रहा है क्योंकि इनके ऊपर भी लंबी चौड़ी घोटालों की लिस्ट है। सबसे पहला घोटाला तो इन्होंने मंत्री रहते समय, ओडियन मंत्री जब ये थे उस समय पर इन्होंने घोटाला किया। दूसरे घोटाले की बात करूं दोस्तों, ये अंडरग्राउंड जो कि दाऊद इब्राहिम रहे, उनके भी काफी करीबी माने जाते हैं। ईडी ने इनकी बहुत सारी संपत्ति ऑलरेडी जब्त करके रखी हुई है और अभी भी इनके ऊपर जांच चल रही है। तो ये कुछ ऐसे नेता थे जो एनसीपी से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि बीजेपी इन नेताओं को किस तरीके से स्वीकार करेगी। हालांकि दोस्त ऑलरेडी जो बीजेपी में उस समय वहां के विधायक हैं वो इस चीज को डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज यहाँ पर एनसीपी के नेताओं के लिए अगर दी जाएगी तो जो ऑलरेडी बीजेपी की 10-20 साल से सेवा कर रहे हैं उनका दोस्त क्या होगा, कमेंट करके वो चीज आपको बतानी है। दोस्तों वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहे हुए कुछ शब्द दिखाना चाहता हूं। इन शब्दों में उन्होंने विपक्ष को कितना महत्वपूर्ण माना है। जब उनकी मुलाकात नेहरू जी के साथ होती है, जब वो सदन में बैठे हुए होते हैं और सदन में जब उन्होंने नेहरू जी के लिए ठीक है चर्चिल शब्द तक का उपयोग किया। हालांकि आज के समय में अगर हम किसी नेता के लिए हिटलर बोल दें या कोई दूसरा शब्द का अगर हम प्रयोग कर दें तो अगले ही दिन उसके खिलाफ देशद्रोह की कि आपने ये बहुत ही बड़ा देशद्रोही का काम किया है, वो कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्त सुनिए क्या कहा था अटल बिहारी जी के शब्दों में। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि इस तरह की अगर नीतियां विपक्ष को दबाने के लिए चलती रहे तो क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं। कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।